हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था, प्राचीन इतिहास की शुरुआत हो चुकी है इस चैनल पर। और प्राचीन इतिहास में हमने ये देखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। काफ़ी लोग का कमेंट भी आया और उससे एक नई एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोग के लिए कुछ और अच्छा करूँ। पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, शाम को समय मिलता है रात में ही आप लोग के लिए अच्छा करने का प्रयास हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्राचीन इतिहास की जो शुरुआत, पहली जो यूनिट थी प्राचीन इतिहास के स्रोत, हमने पूरा अपना यूनिट उसमें डिस्कशन कर लिया था। एंशिएंट हिस्ट्री के 10 यूनिट को पूरे क्रम से चलेंगे, कहीं भी कोई भी उसमें छोड़ेंगे नहीं। कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इतिहास को समझना है तो कनेक्टिविटी बना कर रहिए। कनेक्टिविटी छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। तो ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले एक और चीज़ कि पिछला क्लास देख लीजिएगा। अगला ये अब क्लास है ही, लगातार क्लास आने वाली हैं। मैं पूरे विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिए, आपको इतिहास की ऐसी समझ हो जाएगी, ऐसी पकड़ हो जाएगी कि आप भी याद रखोगे कि आपने किसी से इतिहास को पढ़ा है। ठीक है। और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी अपने बारे में नकारात्मक सोच ना रखो। दुनिया आपके बारे में नकारात्मक भले सोचे, लेकिन आप अपने बारे में सकारात्मक सोचे। तो क्लास की शुरुआत एक छोटे से शायरी और आप में जोश भर देने वाले एक छोटे से शायरी से शुरू कर रहा हूँ। हौसले के तरकस में कोशिशें का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था दोस्त कि प्राचीन इतिहास के स्रोत में हमने देखा था कि जो पहला पुरातात्विक शास्त्र से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, दूसरा विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा साहित्यिक साक्ष्य। एक एक चीज़ को लेके पकड़ के चलेंगे, कनेक्टिविटी नहीं छोड़ना है। पुरातात्विक साक्ष्य में हमने बताया था कि जो भौतिक अवशेष, स्मारक हैं, फिर सिक्के हैं, अभिलेख हैं, मूर्ति हैं, मोहर हैं। तो ये क्या आज के इस मतलब क्लास में इसको पूरा देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में इसको पूरा हम वो डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो को कहीं स्किप ना करिएगा, लगातार जरूर देखिएगा। फिर से आपको किसी एनसीईआरटी कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आपको समझ डेवलप हो जाएगी। तो चलिए, इसमें हम देखेंगे दोस्त कि आखिर पुरातात्विक साक्ष्य जो हमारी हेडिंग थी, कि इसमें एक चीज़ ख्याल रखिएगा। जो पुरातात्विक उत्खनन था, खुदाई होती थी, पुरातात्विक खुदाई वो दो प्रकार से होती थी। पुरातात्विक जो खुदाई होती थी, हमने कहा कि पुरातात्विक खुदाई जो होती थी दो तरीके से होती थी। पहला क्षैतिक और दूसरा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। पहला एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। ये वर्टिकल। अब आप सोचोगे इसमें क्या है। तो जो खुदाई दो तरीके से होती थी, एक हॉरिजेंटल खुदाई और एक वर्टिकल खुदाई। हॉरिजेंटल में क्या था कि हॉरिजेंटल में आपको किसी सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप को जानना हो। जब अगर देखेंगे सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप को जानना हो तो कैसे खुदाई, एक ही जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन व्यू से उतना नहीं मस्ट है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं। तो पूछा भी जा सकता है। सभ्यता के संपूर्ण स्वरूप को जानकारी के लिए हॉरिजेंटल खुदाई का महत्व था। और वर्टिकल खुदाई अगर देखा जाए तो किसी भी कल्चर, संस्कृति, किसी संस्कृति का
काल मापन के लिए वर्टिकल खुदाई थी। मतलब हमने ये कहा कि जो हॉरिजॉन्टल खुदाई होती थी और वर्टिकल, इन उत्खनन से सभ्यता का संपूर्ण स्वरूप हॉरिजॉन्टल से पता चलता था और वर्टिकल से किसी संस्कृति का काल मापन। ये हुआ, ये जानकारी के लिए आपको बता दिया। इसमें अगर हमने देखा पुरातात्विक साक्ष्य में, जो हमने लिया प्राचीन इतिहास के स्रोत में, पुरातात्विक साक्ष्य में, तो जो सिक्के थे, पहला उसमें आप वो डालोगे कि जो कॉइन थे, सिक्के, इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। एक और जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर जो हमारा उत्खनन का जो कार्य चलता था, तो उत्खनन से कोई वस्तु अगर हमें जो मिलती थी, खुदाई से अगर कोई हमें वस्तु मिल गई, तो इसका अगर एज हमें पता करना पड़े तो किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी। इससे हमें क्या होता था, किसी उत्खनन से प्राप्त वस्तु की एज, उम्र पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि सिक्कों को लेके कि सिक्के से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले चीज़, हमने पुरातात्विक साक्ष्य जब वो डिस्कस किया था, तो हमने ये बोला था कि जो सिक्के हैं, अभिलेख है, मूर्तियाँ हैं, मुहरें हैं, इन सब का एक अलग महत्व था। यहाँ से हमें क्या होता है, प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो सिक्के होते हैं, तो सबसे पहले आप याद रखोगे, जो सिक्कों का की पढ़ाई, अध्ययन होता है, जो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। आपको सारे PDF मिल जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। इसी को अगर इंग्लिश में देखेंगे, न्यूमिस्मैटिक। तो पहला जो पॉइंट बनेगा, याद रखना, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगर देखेंगे तो भारत में जो प्रारंभिक सिक्के थे, भारत में प्रारंभिक सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। क्या? आहत सिक्का, यानी पंचमार्क सिक्का। अभी समझ में आ जाएगा। पंचमार्क सिक्के, भारत में जो प्रारंभिक सिक्के थे वो आहत सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे। कहने का मतलब, इन जो प्रारंभिक जो सिक्के थे, इन पे कोई लेख नहीं होता था, इन पे केवल चित्र बने रहते थे, विभिन्न प्रकार की आकृति चित्र बने रहते थे, जैसे हाथी, मछली, पेड़ इत्यादि। मतलब सिक्कों पे हमें शुरुआत में जो सिक्के आए उन्हें आहत सिक्के कहे गए। पंचमार्क सिक्के, उस पे कोई लेख नहीं होता था, उस पे चित्र बने, विभिन्न प्रकार की आकृति रहती थी। कहीं हाथी का चित्र देखने को मिलता है, मछली का, पेड़ का इत्यादि फोटो आपको देखने को मिलता है। बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे काल बदलते जाते हैं, इस पे आपको लेख आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, नुमिस्मैटिक। और भारत में जो प्रारंभिक सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहा गया, पंचमार्क सिक्के। और इन्हीं पे केवल चित्र बने रहते थे, इनका इस पे कोई लेख नहीं होते थे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक फैक्ट है, याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है कि पंचमार्क जो सिक्के थे, आहत सिक्के थे, कि सर्वप्रथम इसको किसने, सन 1800 में, ये फैक्ट याद रखना, कहाँ पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? कर्नल कोल्डवेल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस वीडियो को अच्छे से देख के अपने नोट्स बना लो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी बुक को आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, एक दो बुक मैं आपको एडवाइस कर दूंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, तो मैं उपेंद्र सिंह एक राइटर है, मैं उनको मतलब रिकमेंड करूंगा आपको। केसी श्रीवास्तव भी देख सकते हैं, अच्छे मतलब राइटर हैं। नए राइटर में अगर देखेंगे तो सौरभ चौबे को देख सकते हैं, सौरभ चौबे राइटर अच्छे हैं। तो वैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको मैं पढ़ ही के पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप इतना मेहनत करोगे तो मेरे मेहनत का आप लाभ उठा लो यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो जो सिक्के होते हैं, पंचमार सिक्कों को सर्वप्रथम 1800 में कोयम्बटूर में कर्नल कोल्डवेल द्वारा प्राप्त किया गया था। तो हमको यहाँ से क्या क्या चीज़ मिलता है कि हो सकता है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। प्रारंभिक सिक्के क्या कहलाएं, आहत सिक्के कहलाएं। क्या इस पे लेख था, जवाब मिलेगा नहीं। क्या चित्र था, जी साहब बिल्कुल चित्र था। कैसा चित्र था, इस पे प्रकृति से संबंधित मतलब यानी हाथी, मछली, पेड़ इत्यादि के फोटो देखने को मिलता है। सर्वप्रथम कब, 1800 में किया हुआ, कहाँ पे भैया, अगला क्वेश्चन बनेगा कोयम्बटूर में। किसने, यही कोल्डवेल ने क्या किया था, प्राप्त किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर अगर सिक्के की बात की जाए तो सिक्के की बात करने के क्रम में अगर आगे हम देखेंगे, जो तिथि युक्त सिक्का, हमने क्या बोला कि अभी तक कोई लेख नहीं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, तिथि युक्त जो सबसे पहला जो सिक्का आता है, जो हिंद यवन शासक थे, हिंद यूनानी, हिंद यवन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम तिथि लेख, तिथि युक्त या लेख युक्त कह सकते हैं। यानी कि हमने ये देखा कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, शुरुआत में आहत सिक्के आते हैं, बाद में जब हिंद यवन शासकों का आते हैं तो तिथि युक्त और या लेख युक्त सिक्के जारी किए जाते हैं। शुरुआत में जो प्रारंभिक सिक्के थे उनमें किसी भी प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बाद में क्या हुआ कि राजाओं या जिसने, अगर हमने जारी कर दिया सिक्का तो हमने अपना नाम लिखवा दिया अमर। कोई और जा रहा, अगर तारा सर ने जारी कर दिया तारा लिखवा दिए, निर्मल सर जारी कर दिए अपने सिक्के पे निर्मल लिखवा दिए। अगर आप लोग में किसी ने जारी कर दिया तो अपना नाम लिखवा दिया। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, प्रेमिका का नाम लिखवा दिया। तो ठीक है, वैसे लिखवाना नहीं है, ठीक है, अभी अभिलेख हम पढ़ाएंगे तो अभिलेख उसमें बताएंगे सब कुछ। तो जी, तो बाद में क्या होता है कि जो राजा आते हैं, जो सिक्के जारी करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, सिक्कों पे अपने जारीकर्ता का नाम लिखवाने लगे। जो राजा ने जारी किया उस पे तिथि के साथ जो वो करने लगे, तो ये सब। तो बाद में क्या होता है कि अगर सिक्कों का महत्व देखेंगे तो सिक्के पे अगर किसी भगवान की फोटो आने लगी तो उससे वहाँ पे किसी, वहाँ पे अगर कुछ फेमस था, कोई कल्चरल चीज़ थी तो वो भी उस पे अंकित किया जाता था। तो इससे आपको जो भारत का इतिहास का, धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास का पता चलता है, उस सिक्के से हमें पता मिलता है। यानी हमने ये कहा, सिक्के पे खुदाई, सिक्के पे जो भी अंकित करने का क्रम रहा, समय के अनुसार बदलता रहा। ये हो सकता है कि अगर आपको मेंस के टर्मोलॉजी में देखा जाए, अगर लिखने में अगर आ जाए टू द पॉइंट, तो आप इसे लिख सकते हो। जो स्थानीय लेन देन था, हमने ये कहा भैया, जो स्थानीय लेन देन था उसमें सिक्कों का प्रयोग होता था। स्थानीय लेन देन में भी सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। अब आप सोचोगे, अगर स्थानीय लेन देन में सिक्कों का प्रयोग होगा, अगर हमने ये लाइन यूज किया भैया कि स्थानीय लेन देन में सिक्कों का, तो जो अगर सिक्के जारी हो रहे हैं, अगर स्थानीय लेन देन में अगर हमने एक सिक्का दिया, उसके बदले हमें कोई वस्तु मिली, तो हम देखेंगे उस समय जो सिक्के में धातु प्रयोग हो रहा है, जो सिक्कों में धातु प्रयोग हो रहा है, और इसकी जो संख्या है
क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर जिस सिक्के में हमें किसी वस्तु विनिमय के लिए सिक्के का प्रयोग किया जा रहा है, सिक्का दिया कुछ लिया, हमने सिक्का दिया, कोई सामान खरीदा, कोई फ्रिज खरीदा, कोई टेबल खरीदा, बुक खरीदा, जो कुछ भी खरीदा, जो इसमें धातु प्रयोग होता है, इस धातु प्रयोग के को देखते हुए धातु के प्रयुक्त जो धातु इसमें हुआ है, इसमें धातु जो हुआ है उसको देख के क्या हम किसी राज्य में व्यापार वाणिज्य और वित्त की स्थिति की पता नहीं कर सकते हैं? जवाब मिलेगा बिल्कुल कर सकते हैं। हमने ये बोला कि जो धातु प्रयुक्त होती थी उससे हम किसी राज्य की व्यापार वाणिज्य और वित्त की स्थिति पता कर सकते थे। तो सिक्के का ये महत्व, हमने ये बोला प्राचीन इतिहास की बात होती है। प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले कि आखिर प्राचीन इतिहास की हमें कहाँ से मतलब जानकारी मिलती है, तो पहला हमने पुरातात्विक साक्ष्य और हमने मुद्रा को देखा। तो मुद्रा के बारे में अगर हमने देखा, क्वाइन देखा, सिक्के दिया, तो इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा गया। पहला जो क्वेश्चन बनेगा, इसके अध्ययन को क्या बोला गया? मुद्रा शास्त्र। सारे इंपॉर्टेंट एक जगह लिख दे रहा हूँ, मुद्रा शास्त्र। दूसरा चीज देखा कि इन्हें प्रारंभिक जो सिक्के हैं उसे क्या बोले? आहत सिक्के। हम पूछे बच्चा आपसे कि ये बताओ लल्ला कि क्या आहत सिक्के पे कोई शुरुआत में लेख होता था? तुम कहोगे नहीं गुरुजी, कोई लेख नहीं होता था। तो क्या होता था? केवल क्या होता था, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति बनी रहती थी, चित्र बने रहते थे, जैसे हाथी हुआ, मछली हुआ, पेड़ हुए थे आदि। बाद में कौन आता है भैया? तीसरा पॉइंट देखेंगे, जो हिंद यवन शासक आते हैं वो क्या करते हैं? लेख युक्त या तिथि युक्त, लेख युक्त सिक्के जारी करते हैं। बाद में समय के साथ क्या होता है, भिन्न भिन्न राजा आते हैं, अपने नाम के जो जारी करते हैं, जारीकर्ता का नाम अंकित कराने लगते हैं। बाद में प्रयुक्त जो सिक्के का प्रयोग होता था स्थानीय सीमा पर लेन देन के लिए, जो इसमें प्रयुक्त धातु रहती थी उसी किसी राज्य की व्यापार वाणिज्य और वित्त की स्थिति का पता चलता था। अगर देखा जाए कि सिक्कों के बारे में, तो ये सब कुछ रहा सिक्कों के बारे में। हमने पहला यूनिट प्राचीन इतिहास के स्रोत में, सबसे पहला यूनिट में पुरातात्विक सोच में सिक्के को उठाया, और अभी तक इतने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिटेल में पढ़ते हुए निकले इतने तक। लेकिन क्या यही तक केवल आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स? एग्जाम ये तो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, या आपकी एक समझ डेवलप होने के लिए ये जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती होगी। पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। हौसला बनाए रखिए, अपने एनर्जी को बनाए रखिए। वो ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं है जो आपने सोचा और उसे पाया नहीं जा सकता है। ठीक, अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखिएगा। सरफिरा हो जाइए पढ़ाई के लिए, महबूब के लिए सरफिरा होने की आवश्यकता नहीं है। एक शायर ने लिखा है, जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा उस दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा उस दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरे टहनियों को काटने वाले सुनो, मेरे टहनियों को काटने वाले सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर से हरा हो जाऊंगा। तो ठीक है, अब देखते हैं बच्चा आगे बढ़ते हुए कुछ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने क्या बोला? सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट सिक्कों से रिलेटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहां से 100% क्वेश्चन आएंगे। पहला देखना, अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे आपके, डायरेक्ट प्री लेवल पे क्वेश्चन, ये प्री लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे। पहले समझ डेवलप करो, फिर आपसे क्वेश्चन। जो मुझसे ऑफलाइन क्लास पढ़ा होगा तो मेरे पढ़ाने का अंदाज पहले डिटेल में आप पढ़ लो, समझ क्रिएट करो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आए हैं और कैसे बन सकते हैं। सर्वप्रथम विशुद्ध सोना, सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? किसके द्वारा? कुषाण शासक।
किसके द्वारा भैया? कुषाण शासक। कुषाण शासक कौन था? विमकड सबसे पहले सर्वप्रथम विशुद्ध सिक्का जारी करने वाले का क्या नाम था? विमकड कौन सा शासक था? कुषाण शासक। अगला जो पॉइंट इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन आ गए कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्का किसने जारी किया था? सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, ये कमेंट बॉक्स में आप बताना। आज का क्वेश्चन यही है कि टुडे क्वेश्चन सर्वाधिक सोने के सिक्का किसने जारी किया था। पिछला जो क्वेश्चन था हर्ष चरित्र के राइटर कौन थे? दो लोगों ने बहुत सही कमेंट किया, शशांक जी ने और शैलेंद्र जी ने। दोनों लोग का आंसर बिल्कुल सही है, बाण भट्ट ने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और ईश्वर करे, माता रानी करे, महादेव करे कि आप लोग जल्दी सफलता के उन उच्च शिखरों को छू लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। अगर देखा जाए अगला पॉइंट, शीशे एवं टीन के सिक्के, शीशे एवं टीन के सिक्के, शीशे एवं टीन के सिक्के किसके द्वारा जारी कराए गए थे? सातवाहन शासक। याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा कि शीशे और टीन के सिक्के किन शासकों के द्वारा जारी किया गया था? सातवाहन शासकों द्वारा। अगर क्वेश्चन यही आ जा रहा है कि किसके द्वारा सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, सर्वाधिक सिक्के, तो मौर्यों के द्वारा। सर्वाधिक सिक्के मौर्यों के द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा। तो हमने यह इंपॉर्टेंट फैक्ट में सर्वप्रथम विशुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासक विमकड ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया था? ये आज का क्वेश्चन है, मैं बता देता लेकिन आप बताने का प्रयास करो। शीशे एवं टीन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा जारी किए गए थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों द्वारा जारी किया गया था। तो ये रहा सिक्कों से रिलेटेड। तो पहला यूनिट का जो पहला पुरातत्व सच में सिक्के के बारे में हम इतना डिटेल में देख लिए। सबसे एक बार और कहानी की तरह जितना पढ़ाया हूँ देख लेते हैं कि खुदाई उत्खनन दो प्रकार का, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर किसी सभ्यता को संपूर्ण रूप से जाना होता तो हॉरिजॉन्टल, अगर किसी कल्चर के अगर किसी कल्चर के काल का मापन हो तो वर्टिकल खुदाई का वो था। किसी जो हमें उत्खनन से वस्तु प्राप्त है अगर उसकी उम्र का पता होगा तो किससे, ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, शुरुआत में आहत सिक्के, कोई लेख नहीं, कहीं कुछ नहीं, केवल विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, हाथी, मछली, पेड़ इत्यादि। बाद में हिंद एवं शासक आते हैं तो लेख युक्त सिक्के जारी करते हैं। बाद में राजा आते हैं और जारीकर्ताओं का नाम भी आने लगता है। उस समय जो धातु प्रयुक्त होता है उससे हम किसी राज्य की वाणिज्य, व्यापार और वित्त की स्थिति पता कर सकते हैं। बिल्कुल पता कर सकते हैं साहब। अगर उसमें देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में सर्वप्रथम विशुद्ध सिक्के की जारी कुषाण शासक द्वारा विमकड था। अगला हमने क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? शीशे और टीन के सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा का महत्व था। सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे मौर्य शासकों द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद किया जा सकता है। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है दोस्तों, तो उम्मीद ना छोड़ो, ठीक है। वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है लेकिन पढ़ाई का फिर विशेष ध्यान, जब ये है तो सब कुछ है, ठीक है। हम भी प्रेम विवाह वाले हैं लेकिन पहले सिलेक्शन लिए तभी अपने चाहत को अपना बना पाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसमें जो अगला अभिलेख के बारे में देखेंगे, सिक्के हो गए ना बच्चा, तो आगे अभिलेख। हम प्यार करने वाले
दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से डरने वाले, प्यार करने वालों को। देखो, अभिलेख, अभिलेखों के पहले तो इसके जो स्टडी होती है, इसका अध्ययन होता है, ये देख लो। अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पूरा लेख शास्त्र। क्या बोलते हैं बच्चा? पूरा लेख शास्त्र। अध्ययन को, मतलब इसके स्टडी को, अभिलेख के स्टडी को क्या कहते हैं? पूरा लेख शास्त्र। देखिए कंफ्यूजन ना, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभिलेख की स्टडी को क्या कहेंगे? पूरा लेख शास्त्र। वहीं प्राचीन लिपियों, जो प्राचीन लिपि है, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी। हाँ, अभिलेख के स्टडी को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, प्राचीन लिपि के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूज ना होना। अभिलेख के स्टडी को क्या कहते हैं बच्चा? अपने मन में बोलना, पूरा लेख शास्त्र। प्राचीन लिपि के स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी। बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या होता है कि भारत में अगर देखा जाए, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अपने प्यारे देश भारत में जो अधिकतर जो अभिलेख हैं उस पे क्या होता है, किस पे मिले हैं आपको? अधिकतर जो अभिलेख, अगर आपको अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, लिखावट, जो हमारे मोहर हैं, स्तंभ हैं, ठीक है, मोहर, स्तंभ है, चट्टान है, जो तांबे की पत्र होते हैं, तांबे के पत्र होते हैं, मंदिर की दीवार, ये समझ क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ, मंदिर की दीवार, ईंटों या चित्रों पे। मतलब आपको ये पहले कि आपको यही होता है कि ये अभिलेख होता क्या है। प्रभु सबसे बढ़िया से आप लोग समझना चाहो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को समझना चाहो तो इसमें समझने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अभिलेख जो लिखावट होती है, कोई अभिलेख, इंस्क्रिप्शन हो गया, तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें यहीं देखने को मिलता है, जो मोहर हो गए, स्तंभ हो गए, चट्टान हो गए, जो तांबे के पत्र हो गए, मंदिर की दीवार, ईंटों पे, चित्रों पे, इत्यादि जगहों पे ये अभिलेख हमको देखने को मिलता है। अभिलेख के स्टडी को पूरा लेख शास्त्र कहते हैं, जबकि प्राचीन लिपि के स्टडी को पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक, अब देखो अभिलेख, अब देखो इस समय क्या है, इस समय भैया तरह तरह के प्रेमी युगल दिखते हैं। तब ये नहीं दीवार पे तुम दिल बना के ये जो एकदम खटाक से तीर काट रहे हो और आई लव यू समथिंग ये चीज़ लिख दे रहे हो, जो जिनका भी ना, तो अब ये ना कहा गुरुजी ये भी अभिलेख है क्या? तो इस अभिलेख से थोड़ा सावधान रहो, ठीक है, अभी सावधान रहो, नहीं तो अभी क्या है कि अभी इस अभिलेख के चक्कर में पड़ जाओगे तो जीवन भर लगेगा कि तुम्हें अभिलेखों का उत्खनन करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिलहाल अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि एक शायरी है ना, हम जिनके लिए जिए जा रहे थे वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे थे। हम जिनके लिए जिए जा रहे थे वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे थे। गम तो इस बात की है हम मर न सकें, वो कफन पे कफन सिए जा रहे थे। तो फिलहाल पढ़ाई पे नहीं ध्यान दोगे तो कफन पे कफन सिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चा। तो अभिलेख से समझना कि जितने भी हमारी मुहर हैं, स्तंभ है, चट्टान है, तांबे के पत्र है, मंदिर की दीवार है, ईंट चित्रों इत्यादि पर अभिलेख उत्खनन किए गए हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप अभिलेख की बात करते हो तो बच्चा ये अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये किस भाषा में, तो देखो भाषा का क्रम याद रखना। ये शुरुआत में प्राकृत भाषा में लिखा गया। मैं बात कर रहा हूँ 300 BC की, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी एक दिन के क्लास में ये थोड़ा बताऊंगा कि BC क्या होता है, AD क्या होता है, BC कब से शुरू हुआ, AD कब से शुरू हुआ। उसके बाद जो हिंदू कैलेंडर, जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल आज भी जो कैलेंडर है, शक संवत,
जो 78 एडी शुरू होता है, ये सब बताऊंगा किसी दिन क्लास में, किसी एक दिन विशेष इसके लिए क्लास लूँगा तो बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्राकृत भाषा में 300 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट भाषा में लिखा जाता था। इसके बाद क्या होता है, संस्कृत भाषा। तो अभिलेख शुरुआत में प्राकृत भाषा, उसके बाद संस्कृत भाषा, बाद में क्या होता है, लोकल लैंग्वेज में भी अभिलेख, लोकल लैंग्वेज में भी अभिलेख को लिखा जाने लगा। तो शुरुआत में प्राकृत भाषा, अभिलेख हमने बता दिया, जो इंस्क्रिप्शन मान लो कहीं दीवारों पे लिख दिया गया, कहीं खंभों पे लिख दिया गया, कहीं मंदिर की दीवार है, कहीं ईंट है, कहीं तांबे के पत्थर हैं, जो भी हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ है, जो भी हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है जगह जगह से, अभी देखेंगे कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा गया, उस वो इंस्क्रिप्शन है, उस समय क्या राजा कैसा था, राजा के शाही आदेश क्या थे, अभिलेखों पे क्या मिलते हैं, उस समय राज्य की स्थिति क्या थी, राज्य का कल्चर कैसा था, वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, जो राजाओं के द्वारा शाही आदेश जारी किए जाते थे, उन सब का मतलब पूरा का पूरा अभिलेख पे देखने को मिलता है। तो ये अभिलेख कहाँ कहाँ, इन जगहों पे अभिलेख देखने को मिलते हैं। शुरुआत में तो ये किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, फिर संस्कृत भाषा में, फिर लोकल लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब देखिए, हमने ये बताया कि अभिलेखों से क्या होता है कि जैसे जो भी क्या होते थे अभिलेख, जैसे अधिकारी हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक प्रशासन, जैसे अगर आप अशोक के शिलालेख की बात करेंगे तो अशोक के शिलालेख में जो अशोक ने शाही आदेश जारी किया, उसके मतलब अभिलेख में, शिलालेख में जो भी उसने शाही आदेश जारी किया उसका जिक्र है। ठीक है, अगर देखा जाए सबसे ये प्राकृतिक भाषा, संस्कृत भाषा, लोकल लैंग्वेज, हमने अभिलेखों का मतलब बताया कि जो भी शाही आदेश हो गए, लोगों के जो जनमानस थी, जनमानस की दिनचर्या हो गए, उनको कैसे जीवन जीना है, उनको क्या पालन करना है, सबका सब अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग अपने राज्य के सब घटित घटनाओं, राजा के बारे में, राज्य की स्थिति के बारे में, हर राजा के द्वारा कुछ ना कुछ अभिलेख लिखा गया अपने मतलब राज्य की स्थिति के बारे में। इतना समझ जाओ। अब देखा जाए अशोक के, अगर देखा जाए अशोक के अभिलेख काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। अगर अशोक की बात करते हैं, बहुत लोग को ये पता है, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे, बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं भैया अशोक के किस भाषा में थे। तो अब देखो, इसमें इनके अभिलेख कई लैंग्वेज मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हुआ, ग्रीक लिपि, आरामाइक लिपि, इन सब लिपियों में मतलब अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं। जो आरंभिक अभिलेख थे हमने पहले बताया किस भाषा में, प्राकृत लिपि में। खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आप अमर सिंगर से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान जाओ। खरोष्टी लिपि क्या होता है, ये दाएं से बाएं की तरफ था, राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी लिपि कैसे, राइट टू लेफ्ट। ब्राह्मी लिपि अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट टू राइट, कैसा था, लेफ्ट टू राइट था। अरमाइक लिपि की अगर बात किया जाए तो जो अरमाइक लिपि है, जितने देखो पाकिस्तान, बच्चे याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो किस लिपि में है, अरामाइक लिपि में। ये याद रखना, नेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो किस उसमें लिपि में, अरामाइक लिपि में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए, अगर सॉरी,
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्वाइन देखा, अभिलेख देखा। अभिलेख में ये देखा इंस्क्रिप्शन, मतलब हर राजा अपने राज्य के हिसाब से, अपने राज्य की इकोनॉमी, अपने शाही आदेश, अपने जनमानस के बारे में अपने अपने इंस्क्रिप्शन अपने हिसाब से लिखवाएं और उसी पे अभिलेख का अभिलेख का क्या उसे बोलेंगे, अभिलेख लिखवाएं। उसका एकदम सूटेबल मुझे वो नहीं आ रहा है, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो देख लूँगा मैं। तो उसमें देखो तो अपने अपने हिसाब से ये सब कराएं। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे बच्चा, एक सेकंड, हाँ, तो अशोक के अभिलेख की हम बात कर रहे थे। तो अशोक के अभिलेख आपको देखा जाए तो अभी हमने बताया किस किस, ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि। खरोष्टी लिपि को हमने क्या बताया आपको, राइट टू लेफ्ट खरोष्टी को, जबकि ब्राह्मी को बताया लेफ्ट टू राइट बताया भैया, लेफ्ट टू राइट बताया। याद रख लेना हमने क्या बताया, ब्राह्मी लिपि को, देखिए एक कंसेप्ट और यहाँ से आ गया। ब्राह्मी लिपि कैसे, राइट टू लेफ्ट। ब्राह्मी लिपि को याद रख लीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले इन जैसे इसको मतलब जो ब्राह्मी लिपि के शिलालेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। अशोक के ब्राह्मी लिपि के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने मतलब ब्राह्मी लिपि के जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे जेम्स प्रिंसप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे कुछ अभिलेख में अगर देखेंगे तो जो राजा भूमि दान करते थे, चाहे जो लड़ाई लड़ते थे जीतते थे, तो कुछ अभिलेख में कुछ राजा जो ऐसे थे अपने भूमि अनुदान की, अपने जो विजित क्षेत्र था उनके बारे में अभिलेख में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि मतलब जो भूमि अनुदान, स्पेशली अगर दो चीज़ देखा जाए, भूमि अनुदान और अपने विजेताओं के बारे में अगर देखा जाए तो दो राजा अगर देखा जाए की उपलब्धियां की अगर बात की जाए तो जो समुद्रगुप्त थे, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। अच्छा, आपने कभी इस चीज पर ध्यान दिया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया ना। पहले समुद्रगुप्त आए कि नेपोलियन आया। इन्होंने भी जितनी लड़ाई लड़ी हारा नहीं, समुद्रगुप्त की अगर बात देखा जाए तो। नेपोलियन कहा गया भारत का नेपोलियन। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए फ्रांस की अगर देखा जाए तो उसको कहना चाहिए, फ्रांस के समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा चल रहा है, समुद्रगुप्त पहले आए उसके बाद नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। चलिए, इतिहासकारों की भी अलग अलग महिमा। अब देखिए क्या होता है कि भूमि अनुदान एवं विजेताओं के बारे में जो समुद्रगुप्त है, पुलकेशिन द्वितीय थी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ राजा हमने बताया ना अपने राज्य की स्थिति के बारे में, जो भी भूमि अनुदान करते थे, अपने जनमानस कैसे रहते थे, उनके बारे में शाही जो आदेश रहते थे, वो कहीं लड़ाई लड़ते थे, विजित क्षेत्र होते उनके बारे में उल्लेख करते अपने उसमें अपने अभिलेख में। यहाँ से आप अगर देखा जाए तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर अभिलेख अगर कहाँ से मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो मध्य एशिया है, सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मध्य एशिया का है बोगजकोई, सबसे ज़्यादा अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से मिलते हैं। और यहीं पे इसी में क्या होता है, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि, इंद्र की लिख भी दे रहा हूँ, याद रख लेना, इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि वैदिक जो देवता थे
उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख कहाँ से मिलता है याद रख लेना, वो थोड़ा सा मैं अंडरलाइन इसको कर दूंगा बच्चा। सबसे ज़्यादा जो हमें अभिलेख मिलते हैं मध्य एशिया के बोगजकोई में। इसी में इंद्र, वरुण और मित्र, मतलब कहने का मतलब जो वैदिक देवताओं थे यहीं से उनका जिक्र मिलता है। इसको देखा जाए तो इसकी खोज 1907 में किसने, विंकलर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? 1907 में विंकलर ने किया था। अभी अभिलेख के बारे में अभी तक हमने जितना जाना कि अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, जबकि प्राचीन लिपियों, एकदम कहानी की तरह सुनना, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। अगर देखा जाए अभिलेख के बारे में क्या होता है कि अभिलेख से जो सामान्य जन थे, अधिकारी थे, सामाजिक थे, धार्मिक और प्रशासन के बारे में जो शाही आदेश था, यानी राजाओं के द्वारा जो भी क्रियाकलाप थे, जो अपने जनमानस के लिए जो शाही आदेश जारी किए जाते थे, उस समय राजा कौन सा अपना लॉजिक लगा रहे हैं, भूमि अनुदान कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को जीत रहे हैं, कोई उन पे आक्रमण हो रहा है, समस्त बारे में अपने राज्य के से संबंधित समस्त जानकारियों को अभिलेख के रूप में संकलित करते थे। ये था अभिलेख का महत्व। अभिलेख कहाँ कहाँ से अगर देखा जाए मिलते हैं, तो अभिलेख प्राय अगर मोहर पे देखेंगे वहाँ भी अभिलेख मिल जाता है, चट्टान पे भी मिल जाता है, तांबे के जो पत्र थे, मंदिर के दीवार इत्यादि जगह पे। अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि में थी। अगर सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले जो अभिलेख मिला प्राकृत भाषा में, उसके बाद संस्कृत में, उसके बाद लोकल क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाने लगा। जो खरोष्टी लिपि होती है, जो हाँ, जो खरोष्टी लिपि हमने बताया दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें कौन सा, आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले अगर शिलालेख पे ब्राह्मी लिपि को किसी ने पढ़ा तो किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ पे, मध्य एशिया में बोगोजकोई में मिलता है, क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है। इसी में जो हमारे वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, इनकी खोज विलंकर ने की थी। कब की थी? 1907 में। आई होप सो या आपको इतना तो एग्जाम अच्छे से रट गया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। लास्ट में जो हमने क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या दिया था, सर्वाधिक सोने के सिक्का किन के द्वारा जारी किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा समय लगेगा, प्राचीन इतिहास की समझ डेवलप कर लो। समझ एक बार डेवलप हो गया, समझ डेवलप कैसे होगा बच्चा, कि जब आप क्रम से पढ़ोगे, कनेक्टिविटी कहीं नहीं छोड़ोगे। जो बच्चा, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आरओ या आरए दे रहे हो, अगर आपका इतिहास में मेंस का सब्जेक्ट भी है, तो आपको पहले एक समझ डेवलप करनी चाहिए। समझ डेवलप हो जाएगा बच्चा तो आपके लिए इतिहास एकदम खिलवाड़ जैसा लगेगा। जब तक समझ डेवलप नहीं होगा, कनेक्टिविटी जैसे ही टूटी, आप भी बहुत पीछे चले जाओगे। कुछ नहीं, फैक्ट क्या है, फैक्ट याद हो जाता है, लेकिन जब तक याद नहीं होगा, तब तक याद नहीं हो जब तक हम उसकी एक समझ, एक कहानी की तरह दिमाग में ना भरे। और पूरे क्रम से हम प्राचीन इतिहास का स्रोत कहाँ से मान रहे हैं, प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से मान रहे हैं, एक एक चीज़ हमको जहाँ से जानकारी मिलती है। फिर हड़प्पा आता है, फिर वैदिक संस्कृति, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद, पूरा क्रम से एक एक आपको याद रख लेना बड़ा जटिल लोगों को लगता है प्राचीन भारत। एक बार अगर अच्छे से पकड़ हो गई ना, तो आपको बहुत ही सरल लगने वाला। फैक्ट तो चुटकियों में याद दिल करा दूंगा। ये वीडियो जब समाप्त मैं करूंगा, आपको मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होगे, इतने में पे आपको मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ बताऊंगा। आप आंसर खुद दोगे, पूरा रटा दूंगा। ये पूरा विश्वास रखिए हम पे, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक अक्षर रटवा दूंगा। अब इसमें कुछ जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख थे और उनके शासक थे, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन थे।
अब देखो, अगर देखा जाए तो पहला जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा राजा संबंधित है इससे, कौन सा राजा संबंधित था, ये सब याद रख लेना। कौन सा? रुद्रदामन। कौन सा शासक था भैया, कोई बताएगा? चलो मैं बता दूं, शक शासक। जूनागढ़ अभिलेख। अगर देखा जाए भीतरी स्तंभ लेख, ये सारे डायरेक्ट के डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे बच्चा, एकदम कंफ्यूज ना होना। भीतरी स्तंभ लेख, राजा कौन था, किसका था? स्कंदगुप्त। हूणों का सफाया किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताओ। हूण लड़ाई से पहले वो करते थे, उद्घोष करते थे, युद्ध की घोष करते थे, वो नारा क्या था? उम्मीद बहुत कम ही है कि इसका सही आंसर आप लोग में से कोई दे पाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद में रख सकता हूँ। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख किसका भैया? स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के राजा थे। अगर देखा जाए हाथी हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाथी गुम्फा अभिलेख कई बार पूछा गया। कौन राजा, किस राजा से संबंधित है? खारवेल, कलिंग। एक और देखेंगे एहोल अभिलेख, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दूंगा बच्चा। एहोल अभिलेख, कौन सा राजा संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था, कोई बताएगा? पुलकेशिन द्वितीय चालक। ऑफलाइन क्लास में तो बहुत परेशान कर देता हूँ मैं बच्चों को। एहोल अभिलेख कौन सा राजा था? पुलकेशिन द्वितीय। अब देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख, एक देख लेना, देवपाड़ा अभिलेख। देखो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ तो तुम्हें आता ही है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, सागर मध्य प्रदेश में मिला, नॉर्मल चीज़ें तो आती हैं। पढ़ो वो चीज़ जो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे ये तो नया लग रहा है, ये तो हमने देखा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना, दुनिया से अलग हट के कुछ करना पड़ेगा ना बच्चा। इतिहास तो सभी पढ़ते हैं, कुछ अलग करो ना। राजा कौन था? विजयसेन, देवपाड़ा अभिलेख। अगर एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, मंदसौर प्रशस्ति, ये पूछा गया है, कई बार आया एग्जाम में। मंदसौर प्रशस्ति कौन राजा संबंधित था? मंदसौर, यशोधर्मन। यशोधर्मन, मालवा नरेश। अभी आगे पढ़ाऊंगा इनके बारे में, सारे राजाओं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख कौन था भैया? गौतमी बलश, गौतमी बलश्री। कौन सा राजा थे? शातवाहन। इतना तो अभिलेख याद रख लेना। जूनागढ़ अभिलेख भैया कौन सा राज्य संबंधित? रुद्रदामन। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात है। भीतरी अभिलेख कहाँ है भैया? गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में, यूपी गाजीपुर जानते हो ना। भीतरी अभिलेख कौन सा राजा? स्कंदगुप्त संबंध, गुप्त वंश के। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल संबंधित थे। एहोल अभिलेख से कौन? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के। देवपाड़ा अभिलेख से कौन? विजयसेन संबंधित थे। मंदसौर प्रशस्ति किसका था भैया? यशोधर्मन, मालवा नरेश। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। मंदसौर प्रशस्ति कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़, कुछ विशिष्ट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, सुनना एकदम अच्छे से। लिख भी दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि क्या गुरुदेव कहा सब कर दिए आप, ये तो आप धोखा दे दिए। बताइए, ऐसे धोखा देना चाहिए किसी को? लेकिन धोखा नहीं दूंगा मैं। पहला जो है थोड़ा सा देखेंगे,
जो रुद्रदामन का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख था, यहीं पे देख लो किस लैंग्वेज में था, संस्कृत में। जूनागढ़ का अभिलेख था संस्कृत उसमें लेख में। अगर यहाँ पे देखा जाए, जो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख था वो किसके द्वारा, अगर देखा जाए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख ये किसके द्वारा क्या किया गया था, रचित था? इनके दरबारी कवि कृति, इनके दरबारी कवि थे, कवि कृति के द्वारा। कौन था? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का कवि जो कृति थे, दरबारी कवि इनके थे, उनके द्वारा ये रचित थी। एक चीज और याद रख लेना, एक बताया नहीं, एक था भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये एक मध्य प्रदेश में सागर एक जगह पड़ता है, वहीं पे है, कभी जाना तो घूम लेना। भानुगुप्त के एरण अभिलेख, इसी में सर्वप्रथम क्या होता है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, इसी में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसी में सती प्रथा का एक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। एक गोपराज नामक वो था, सैनिक था, उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, तो उसकी पत्नी को क्या किया जाता है, यहीं पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा में होता क्या था कि बेसिकली क्या, अगर पति युद्ध में वो शहीद हो जाता था, युद्ध में अगर शहीद हो गया, तो उसकी पत्नी को, देखिए समाज की उस समय मान्यता थी, और समाज बदलता किससे है, आज भी हम बहुत पुराने ख्यालात में मगर जीते हैं। मैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबकी अलग अलग समझ है। आपके भाई राइट ऑफ फ्रीडम तो सबको मिला है, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में सबको मिला है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उस समय का थॉट क्या था कि लोगों को ये लगता था कि पति की मृत्यु होगी तो समाज में वेश्यावृत्ति बढ़ेगी, तो पत्नी को क्या किया जाता था, पत्नी को मदिरा पान का सेवन करा के खूब ढोल नगाड़े बजाए देते थे, और उसके बाद वो उसको क्या बोलते हैं कि आग पति के साथ ही, जो पति को जलाया जाता था, तो उसी के साथ उस पर बैठा के और इसको भी मतलब वो जलाया जाता था। आई थिंक जो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे इसलिए कि अगर वो चीखेगी चिल्लाएगी तो वो मतलब किसी को आवाज़ नहीं आएगा, यहाँ तक कि उसको उसके साथ, उस शव के साथ बांध दिया जाता था। ये बहुत ही समाज की एक कुप्रथा थी, बहुत बड़ी कुप्रथा थी, और ग्रेट सैल्यूट टू राजा राम मोहन राय, जिन्होंने इसका भरपूर विरोध किया, सती प्रथा का। और सती प्रथा का जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पिता ने ही उनको घर से निकाल दिया था, राजा राम मोहन, और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, और 1829 में नियम नंबर 17 से विलियम बेंटिक ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया, सती प्रथा को। तो ये एक समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा थी, और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सेवी और एक समाज सुधारक की ज़रूरत है। आज भी समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक समाज के ऊपर अभिशाप है। तो आप में से, हम में से कोई ना कोई, जो शिक्षा का मतलब भी पढ़ के नौकरी पाना तो ठीक है, इसको आर्थिक उसमें आप परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन अगर आप जब नेट वोट की तैयारी करोगे तो वहाँ पे जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो दो टाइप की शिक्षा होती है, फॉर्मल एक इनफॉर्मल, बाद में बताऊँगा। तो ये सब, तो शिक्षा का मतलब यही नहीं होता है, तो शिक्षा का मतलब आपके अंदर एक इंसान बसना चाहिए, तो ये चीज़ रखना। तो यही भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, ये सागर मध्य प्रदेश में, यहीं एक गोपराज नाम का वो सैनिक था, वो मर जाता है, उसकी पत्नी को शहीद हो जाता है, उसकी पत्नी को उसके साथ सौ को इसको भी जला दिया जाता है, यहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। और समाप्त कब हुआ? 1829 में, किसके प्रयासों के द्वारा? राजा राम मोहन राय। उस समय देखा जाए तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? बेंटिक था। नियम नंबर 17 से पूरे भारत में सती प्रथा जैसे कुप्रथा को बैन कर दिया गया है। तो ग्रेट सैल्यूट टू राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ये बताया कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसका एहोल अभिलेख उसके जो दरबारी कवि कृति के द्वारा रचित है। अगर देखा जाए कि भानुगुप्त के रण अभिलेख बताई दिया कि थोड़ा सा, हाँ, जो मंदसौर अभिलेख की बात कर रहे थे इसके बारे में एक और जानकारी ले लो आप। मंदसौर अभिलेख में जो यशोधर्मन है, इसी को जननेंद्र कहा गया है। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, आजकल क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है कि किस प्रशस्ति में
में किस अभिलेख में यशोधर्मन को जैनेन्द्र, तो याद रख लेना। अगर ऐसे यशोधर्मन का नाम ही ले लिया तो डायरेक्ट जैनेन्द्र, तो जैनेन्द्र किस में, हाँ, तो यशोधर्मन को क्या कहा गया, जैनेन्द्र कहा गया। तो इस, हाँ, एक पॉइंट और याद रख सकते हो, अशोक का एक प्रयाग प्रशस्ति था अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में कारुवाकी, कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। ये कारुवाकी और तीवर क्या था, कौन थे, कोई रिप्लाई करे, कमेंट बॉक्स में बताए। तो आज का 2 क्वेश्चन हो गया। सबसे सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, कारुवाकी और तीवर के बारे में आप बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है दोस्त, खुल के कमेंट करो, जो लिखना है लिखो, तुम एकदम स्वतंत्र हो, ठीक है, लेकिन उतना ही लिखना हमारे भी स्वतंत्रता का आनंद ना हो, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सह स्वीकार हैं। तो इस तरीके से हमने आज के चैनल ये वीडियो में देखा कि फ़िलहाल जो सिक्के और अभिलेख थे, इसी से मोस्ट क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी हमने उसमें बता दिए। इसी में हमने मूर्ति मोहर के भी बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो अभी तक हमने देखा, आज की वीडियो में देखा, जो कॉइन था उसको सबसे पहले हमने क्या बोला बच्चा, इसको मुद्रा शास्त्र, इसके सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलें, और ये प्रारंभिक सिक्के आहत सिक्के कहलाएं। उस पर पूरा ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, आहत सिक्के कहलाएं भैया। शुरुआत में उस पर कोई चित्र नहीं बना, सॉरी, कोई लेख नहीं था, केवल विभिन्न प्रकार की आकृति थी, मछली, हाथी, पेड़ इत्यादि विद्यमान होती थी। बाद में जो हिंद यवन शासक आए, उस समय लेख युक्त सिक्के जारी हुए। क्या हुए, लेख युक्त सिक्के जारी हुए, हिंद यवन शासक हुए लेख युक्त। अगर देखा जाए तो सबसे पहले पंचमार्ग जो सिक्के थे, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर क्वेश्चन यही आ गया, देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग सोचते हो कि पूरा रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, आप कुछ क्वेश्चन तो बता नहीं रहा, कहाँ से आएगा। तो पंचमार्ग सिक्कों को सर्वप्रथम मतलब कहाँ प्राप्त किया गया था, तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। पंचमार्ग सिक्के थे कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ, तमिलनाडु में। कौन, कर्नल कोल्डवेल, कर्नल कोल्डवेल, ठीक है। देखिए फिर बताया था कि उसकी प्रयुक्त जो धातु होती थी उससे वाणिज्य और वित्त की स्थिति पता चलती थी। चलिए ठीक, अभिलेख के बारे में तो याद रख लेना। सिक्के से एक मतलब प्रारंभिक सिक्के को कहाँ क्या कहा जाता था, आहत सिक्के। तो 2 क्वेश्चन हो सकता है बन जाए यहाँ से, को आहत सिक्के, आइए कोयम्बटूर वाला, कर्नल कोल्डवेल वाला, ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन सिक्के से बन सकता है कि सबसे पहले विशुद्ध कौन सा सिक्का किसने जारी किया था, कुषाण शासक, किसने, विम कडफिशस ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का आज का क्वेश्चन है। सर्वाधिक तांबे का सिक्का किसने जारी किया था, कुषाण शासक ने ही जारी किया था, कुषाण शासकों द्वारा। मतलब शीशे और टीन का सिक्का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। शीशे और टीन का सिक्का याद रखा, पढ़ाया है किसने, शातवाहन शासक ने बच्चा। सर्वाधिक सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था, मौर्य शासकों द्वारा, किसके द्वारा, मौर्य शासकों द्वारा। अभिलेख को क्या बोला कि स्टडी को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि जो प्राचीन लिपि होती है उसे पैलियोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद हमने ये बताया, स्पेशली इसमें याद रख लेना, अभिलेख के बारे में पूरा बता दिया। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभिलेख है आरामाइक लिपि में है, ठीक है, आरामाइक लिपि में। फिर वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये एग्जाम में उतने इम्पोर्टेंट नहीं, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए होना चाहिए, याद रख लेना। क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं, जो संस्कृत में किसका अभिलेख था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अभी बताया। जो पुलकेशिन द्वितीय का अहेल अभिलेख था वो किसके द्वारा रचित था, उसके दरबारी कवि कृति के द्वारा। सती प्रथा का भी कहाँ मिलता है, ये रण अभिलेख, ये रण अभिलेख कहाँ भैया, ये मध्य प्रदेश में सागर नामक स्थान पे। यही सती प्रथा बताया 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त हुआ, बता दिया अभी। और मंदसौर अभिलेख में ही यशोधर्मन को, मंदसौर में यशोधर्मन को क्या बोला गया, जननेन्द्र बोला गया। प्रयाग प्रशस्ति में तीवर,
और कारुवाकी, ये कौन था, किसका नाम था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बता दिया अशोक का अभिलेख था, इसमें मिलता है। अब एक चीज़ और देख लेना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, बिल्कुल बनेगा, इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल बन सकता है, बनेगा क्या, बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन बने। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो विजय का वर्णन था वो किस अभिलेख मिलता है, कहाँ मिलता है, तो मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में, याद रख लेना। चंद्रगुप्त के जो विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, विजयों का वर्णन मिलता है महरौली के लौह स्तंभ लेख में। लौह स्तंभ लेख में, महरौली के लौह स्तंभ लेख में क्या मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है और आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी अगर आपको कमी लगे, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं एक केवल एज ए टीचर नहीं हूँ, केवल टीचर, मैं आपका दोस्त और भाई, हर तरीके से आपके साथ हूँ। अगर कोई भी समस्या हो बिल्कुल अपने इस भाई से कह सकते हैं। केवल एक देखिए, स्टूडेंट और एक टीचर का रिश्ता आजकल क्या हो गया, प्रोफेशनल हो गया। आप लोग के आशीर्वाद, महादेव के आशीर्वाद से ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब के ठीक ठाक पद पे हूँ, मेरी सैलरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में अपने पर्सनल रिश्ते को भूल जा रहे हैं। तो मैं आपके भाई की तरह हूँ, हम लोग में एक पर्सनल रिश्ता भी है, आप, मैं भाई ही मानता हूँ आप लोग को। कोई भी समस्या हो तो अपने इस बड़े भाई से बिल्कुल कहिए, बिल्कुल पूछिए, हर तरीके से मैं आप लोग के लिए स्टैंड हूँ। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी दमदार रही होगी। अगर ये मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो 3 लोगों के पास इसे शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी आपकी इच्छा, जीवन जीने का अधिकार सबके पास है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 सबके पास है। तो आज की क्लास यहीं तक। तो कमेंट बॉक्स में आपका ये जो दोनों क्वेश्चन है इंतज़ार रहेगा, ठीक है, तो इंतज़ार रहेगा। और काफ़ी लोग के पास नंबर है भी मेरा, अगर किसी को अगर जो समस्या होगी, जो जानने वाले हैं तो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ, इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती।